हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड टू नीट सीरीज में केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हो। चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, जो कि क्या है, रेट लॉ। देखो, रेट लॉ अपन ये बताता है, रेट लॉ, कि ये मान लो एक केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, तो इस केमिकल रिएक्शन के जो रिएक्टेंट है ए और बी, उनकी कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करेगी। ये कौन बताता है? रेट लॉ बताता है। अब इसके लिए अपन को कैसे डिपेंड करेगी, इसको पता करने के लिए अपन को एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। और एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, ए की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे और बी की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे और देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे और ए की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे और देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करती है। और फिर उससे एक एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसमें एक तरफ अपन लिखेंगे रेट, फिर एक कांस्टेंट लगाएंगे के, फिर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी उनके नाम लिखेंगे, जैसे ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, और जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पर यह पावर लगाएंगे। ये पूरा एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? रेट लॉ कहलाता है। तो रेट लॉ क्या है? देखो, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर मे डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट। कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर सकती है। एक रिएक्टेंट पे भी डिपेंड कर सकती है, सारों पे भी डिपेंड कर सकती है, और उसके लिए जो लॉ दिया जाता है उसे रेट लॉ कहते हैं। और रेट लॉ खुद क्या है? अगर एग्जाम में अपन को कहे रेट लॉ लिखो तो क्या है? रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इन अ रिएक्शन रेट जो होती है इज गिवन, रिएक्शन रेट जो होगी वो इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्शन की रेट जो होगी वो रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के फॉर्म में देंगे। ये देखो, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन हो गई। फिर आगे विथ ईच टर्म रेज टू सम पावर, और हर टर्म के ऊपर क्या लगी होगी? कुछ पावर लगी होगी। और ये पावर अपन कहां से निकालेंगे? एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे। एक और चीज, ये पावर जो है स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट बोले तो ये स्मॉल ए और स्मॉल बी के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे मान लो ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये एक मेरे को रिएक्शन दे रखी है और इसकी मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है, तो मैंने पहले लिखा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ए और बी दो थे रिएक्टेंट, तो ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, और उसके ऊपर ए के ऊपर पावर क्या लिखी? एक्स, बी के ऊपर पावर क्या लिखी? वाई। ये एक्स और वाई जो है ये मैंने कहां से फाइंड किए होंगे? एक्सपेरिमेंट से फाइंड किए होंगे। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा के। ठीक है, तो के यहां पर क्या है? रेट कांस्टेंट। अब यहां पर जो ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर है, अगर मैं इनको सम करता हूं, बोले तो एक्स और वाई का सम करता हूं, तो जो आएगा उसे कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको अभी अपन बाद में और अच्छे से समझते हैं। और जो ये रिएक्शन दे रखी है इसमें रिएक्टेंट के नाम के आगे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे हुए हैं इनका सम करता हूं, तो उसे कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। ये अभी इन दोनों को अपन वापस अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी वापस रेट लॉ पर आते हैं। रेट लॉ मैं फिर समझाता हूँ। रेट लॉ क्या है? रेट का एक एक्सप्रेशन है जो किसके फॉर्म में लिखे जाता है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। हर टर्म के ऊपर कुछ पावर लगती है और वो पावर अपन कहां से निकालते हैं? एक्सपेरिमेंट से। अब जो यहाँ पर के आया है, जिसे अपन ने बोला रेट कांस्टेंट, उसे स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। अपन को उसका क्या करना है? डेफिनेशन लिखनी है, उसकी यूनिट क्या आएगी ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? देखो, रेट इक्वल टू क्या होगा? के, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई। अब अपन क्या करेंगे? यहां से के का फॉर्मूला निकालता है, तो इन दोनों टर्म को कहां भेज देंगे? रेट के नीचे। तो के इक्वल टू क्या होगा? रेट अपॉन ए की पावर एक्स, बी की पावर क्या हो जाएगी? वाई हो जाएगी। अब मुझे के की डेफिनेशन निकालनी है। ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, इनको 1-1 ले लूंगा। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो सारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अपन को क्या करना है? 1 लेना है। या दो ही रिएक्टेंट लेकर चल रहे हैं अपन इस वाले एग्जांपल में, तो उन जो भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसको क्या लेना है? 1। तो इसकी भी वैल्यू 1 हो गई, इसकी भी वैल्यू 1। 1 की पावर x, 1 की पावर y भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देन k इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगी। तो यही डेफिनेशन है कि रेट ऑफ रिएक्शन ही रेट कांस्टेंट है। कब? जब सारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो? 1।
तो क्या लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। इसका मतलब रेट कांस्टेंट एक स्पेशल केस की रेट ऑफ रिएक्शन ही है। रेट कांस्टेंट क्या है, एक स्पेशल केस की क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ही है। और स्पेशल केस क्या है अपने, कि रिएक्टेंट जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी लेनी चाहिए अपन को, 1 लेनी चाहिए। इसीलिए रेट कांस्टेंट को अपन क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। ये एक स्पेशल केस की रेट ऑफ रिएक्शन है। कौन सा स्पेशल केस, जब सारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो, 1। अब अपन को इसकी यूनिट निकालनी है, तो यूनिट कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला क्या था, ऊपर रेट था, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी और उसकी कुछ पावर थी। तो ऊपर अपन रेट की यूनिट रख देंगे। रेट की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो लिख दी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। नीचे देखो दो रिएक्टेंट है, उनकी कंसंट्रेशन की यूनिट लिख देते हैं। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स की पावर x, मोल लीटर इनवर्स की पावर y। ठीक है, अब देखो यहां पर भी मोल लीटर इनवर्स है, यहां पर भी मोल लीटर इनवर्स है, ये भी मोल लीटर इनवर्स है। जब बेस सिमिलर होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड होती है, डिवाइड में क्या होती है, माइनस होती है। तो इन तीनों को अगर सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स, इसके ऊपर पावर कितनी है, 1, माइनस कर दूंगा x प्लस वाई, सही है, और क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स। अभी मैंने बताया x प्लस वाई जो है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस ऑर्डर सेकंड इनवर्स। इसका मतलब k की जो यूनिट है वो डिपेंड करेगी कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। आपको एग्जाम में जब भी k की यूनिट पूछे तो दो तरीके से पूछ सकते हैं। आपको या तो ये कहेंगे कि k की यूनिट लिखो, उस केस में तो आपको ये लिखना है। लेकिन अक्सर पूछते समय वो ऑर्डर देते हैं, ऐसे बोलते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट लिखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट लिखो, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट लिखो। तो जैसे मान लो मुझे पूछा कि जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट लिखो, तो मैं यहाँ ऑर्डर की जगह कितना पुट कर दूंगा, 0। तो 1 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो 1 आएगा तो फिर यूनिट क्या बचेगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, क्या बन जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यही अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर पूछे तो मैं यहाँ ऑर्डर की जगह क्या पुट करूंगा, 1। 1 माइनस 1 करूंगा तो 0, तो ये पूरा हट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, सिर्फ सेकंड इनवर्स। यही मुझे पूछे कि सेकंड ऑर्डर की लिखो तो मैं 1 माइनस 2 कर दूंगा, तो 1 माइनस 2 करूंगा तो -1, तो क्या रिएक्ट ऑर्डर बन जाएगी, मोल -1 लीटर सेकंड इनवर्स। इसका मतलब k की जो यूनिट होगी वो ऑर्डर पे डिपेंड करेगी। अगर यही गैसियस रिएक्शन हो तो क्या करेंगे, मोल लीटर इनवर्स की जगह एटीएम लिखना है, बाकी वही 1 माइनस ऑर्डर सेकंड इनवर्स। के बारे में देखो कुछ चीजें और पता करनी है। के जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। जबकि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। ये उन दोनों में क्या हो सकता है, एक डिफरेंस हो सकता है। अगर आपको और डिफरेंस पूछे तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, जबकि इसकी यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस ऑर्डर सेकंड इनवर्स। ठीक है, रिएक्शन की रेट की यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, सॉरी। ठीक है, ये यूनिट होगी, जबकि इसकी यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस ऑर्डर। ये दूसरा डिफरेंस लिख सकते हो। तीसरी कि रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होगी वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगी, और यहाँ पर जो के की यूनिट होगी वो ऑर्डर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, एक और चीज, अगर के की वैल्यू किसी रिएक्शन के लिए ज्यादा आती है और एक और रिएक्शन दे रखी है जिसके लिए के की वैल्यू कम है, और आपको पूछे इसका मतलब क्या है, तो अगर के की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब रिएक्शन क्या है, फास्ट। और अगर के की वैल्यू कम है तो इसका क्या मतलब समझा जाएगा, रिएक्शन कैसी है, स्लो रिएक्शन। ठीक है, एक और चीज, एक न्यूमेरिकल लेते हैं या एग्जांपल लेते हैं अपन। एक अपन को एक्सप्रेशन दे रखा है, रेट इक्वल टू के या P दे रखा है, P दे रखा है, इसका मतलब ये प्रेशर के फॉर्म में रेट दे रखी है। ठीक है, और पावर क्या है, 3/2। ठीक है, अब अपन को पूछ रहा है कि ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर क्या होगी, यहाँ पर ऑर्डर होगी, देखो जो यहाँ पर पावर लगी हुई है, रेट लॉ में जो पावर होती है उसका क्या करना होता है, सम करना होता है। जैसे x प्लस वाई, तो यहाँ 3/2 लिखी हुई है तो अपन 3/2 लिख देंगे। अगर एक और कुछ होता तो उसकी भी पावर होती तो सम करते। अब कह रहा है यूनिट ऑफ रेट, तो रेट की यूनिट तो हमेशा ही सेम रहती है, क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। लेकिन यहां पर ये नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये पी के फॉर्म में गैसियस रिएक्शन है, तो क्या यूनिट लिखेंगे, एटीएम सेकंड इनवर्स। क्या लिखेंगे,
एटीएम सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ के क्या होगी, तो यूनिट ऑफ के तो डिपेंड करती है ऑर्डर पे, तो के की यूनिट क्या होगी, एटीएम माइनस ऑर्डर, ऑर्डर कितनी आ रही है 3/2 सेकंड इनवर्स, ठीक है। एटीएम 1 माइनस 3/2 करेंगे तो कितना आएगा, -1/2 सेकंड इनवर्स। ये इसकी क्या हो जाएगी, रिएक्शन सॉरी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी। जो अभी मैंने आपको दो टर्म बताई थी उनके बारे में और देखते हैं, उनमें डिफरेंस देखते हैं। इसे करने से पहले अपन एक चीज समझते हैं कि जो रिएक्शंस होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है और जिनकी मॉलिक्यूलरिटी बोले तो जो उनकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे उनमें जो रिएक्टेंट होंगे उनके आगे नंबरों का सम जो होगा वो 3 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अभी के लिए अपन ऐसे समझते हैं जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होगी वो एलिमेंट्री रिएक्शन, जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होगी उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये एक चीज क्लियर हुई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट होती है वो एलिमेंट्री रिएक्शन, एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होगी तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाएगी। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का वो स्टेप अपने लिए एलिमेंट्री के जैसा काम कर सकता है जो सबसे स्लो हो। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 3 स्टेप में हो रही है और फर्स्ट और थर्ड स्टेप फास्ट है, लेकिन सेकंड स्टेप जो है वो स्लो है, तो सेकंड स्टेप जो होगा उसे अपन एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह इस्तेमाल करेंगे। उसी से ही ऑर्डर निकालेंगे, उसी से ही अपन मॉलिक्यूलरिटी वगैरह सब निकालेंगे, ठीक है। देखते देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ। जैसे इसको समझने के लिए एक बार वापस रिएक्शन लिखता हूं एक, जैसे मान लो मैं एक रिएक्शन लिखता हूं 2A + B = C, ठीक है, और इसका रेट लॉ लिखता हूं, रेट लॉ अपन को दिया हुआ रहेगा, रेट लॉ लिखता हूं A की पावर 1/2 और B की पावर 1/2, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होगी, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की पावर का सम, हाफ और हाफ का सम कितना होगा 1, वो ऑर्डर कहलाएगी। जबकि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, इट इज द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम किसके अंदर, बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलरिटी। इधर कितना हो रहा है 2 + 1 कितना होगा 3, ठीक है। सेकंड, ये एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है, इसे एक्सपेरिमेंट से ही निकाला जा सकता है। आपको एक रिएक्शन दे रखी है और आपको पूछे कि ऑर्डर क्या है तो आप देख कर नहीं बता सकते, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो है एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। जैसे ये रिएक्शन दे रखी है, इसे देखकर ही बता सकता हूं कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो, फ्रैक्शन, नेगेटिव कैसी भी आ सकती है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी आपको भी पता है कोई तो नंबर लिखना ही पड़ेगा, तो वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। ये जो है कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री दोनों के लिए काम करती है। क्यों, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन की तो ऑर्डर निकलेगी, कॉम्प्लेक्स की भी निकलेगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में जो स्टेप स्लो होगा उस स्टेप से अपन ऑर्डर पता करेंगे। मॉलिक्यूलरिटी जो है वो जनरली सेंस रखती है सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है। जैसे मान लो कोई एक रिएक्शन लिख रहे हो जिसमें आप मॉलिक्यूलरिटी निकालना चाह रहे हो और उसके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जोड़ रहे हो उसमें 6, 7, 8, 9 ऐसा आ रहा है, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी ऐसा बुक में लिखा हुआ है, आप रीड करना, मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी वो इंफॉर्मेशन देती है कि कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक ही समय में एक दूसरे से कॉलिजन कर रहे हैं। इस चैप्टर में जब अपन आगे बढ़ेंगे तो एक कॉलिजन थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा होती नहीं है, तो अपन जो ऐसी रिएक्शन देखते हैं जिसमें मॉलिक्यूलरिटी 3 से काफी ज्यादा है, 5 है, तो वो आप समझ लो कि वो कौन सी रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, वो एक से ज्यादा स्टेप में होगी और जो उसका स्लो स्टेप होगा उसमें मॉलिक्यूलरिटी 3 से कम ही होगी, ठीक है। तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ये नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन है कि अ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में वो कैसी है, सेकंड ऑर्डर है। तो इसका मतलब अपन जब रेट लिखेंगे तो रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, के, और फिर यहाँ रिएक्टेंट का नाम आर लिख देते हैं और उसके रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है तो पावर कितनी लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक बार डबल कर रहे हैं और एक बार क्या कर रहे हैं, रिड्यूस टू हाफ। तो एक एक बार दोनों के लिए निकालते। तो देखो अपन क्या करेंगे,
यहाँ पर नई रेट हो जाएगी क्योंकि अपन कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए अपन उसको लिख देंगे रेट डैश। ठीक है, के अपन सेम ही रखेंगे। सेम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट होता है वो कंसंट्रेशन चेंज करने पर चेंज नहीं होता, तो उसको अपन वो का वो ही लिखेंगे। ठीक है, उसको चेंज नहीं करेंगे। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी कर दी है, डबल, तो जहां आर लिखा हुआ था वहां अपन क्या लिख देंगे, 2R लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2R। ठीक है, अब रेट डैश मतलब जो नई रेट है वो क्या आई, के की जगह के, 2R का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और R का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। इसकी जगह देखो के आर स्क्वायर क्या होता है, रेट, तो रेट डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ रेट। तो रेट पहले के कंपेयर में कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहा है कि जो कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस कर दी गई है टू हाफ, मतलब आधी कर दी गई है। अगेन अपन क्या करेंगे, नई रेट निकालेंगे, रेट डैश इक्वल टू के। ठीक है, इस बार आर की जगह क्या लिख दूंगा, R/2 और ऊपर स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, तो रेट डैश इक्वल टू के की जगह के, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो रेट डैश इक्वल टू के और आर का स्क्वायर तो रेट के बराबर है, तो रेट अपॉन 4, मतलब पहले के कंपेयर में कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फॉर अ जनरल केमिकल रिएक्शन 2A + 3B = P एक दे रखा है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए जो है R1 है, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी जो है R2 है, और बोल रहा है इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो देखो अपन पहले करते हैं, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो आगे लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। फिर क्या करते हैं, माइनस, क्योंकि ए के लिए लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, रेट एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। ठीक है, और फिर ए के लिए लिखेंगे तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, फिर मैं बी के लिए लिखता हूं तो क्या होगा, 1/3 माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, 1/2 की जगह 1/2 ही लिखेंगे। वो कह रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस R1 है, ये पूरा क्या होगा, ब्रैकेट में जो होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अलावा वो पूरा क्या होता है, अपने क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस होता है। इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे, R1, 1/3 ऐसे कैसे, और इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे, R2। इसको इधर उधर मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको इससे कराएंगे तो 3R1। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2R2। तो 3R1 = 2R2 बोले तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 3R1 = 2R2। एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन और न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन एक और देखो इस पैटर्न के क्वेश्चन को अपन को अच्छे से समझना है। इसमें आपको क्या होता है, इस तरह के पैटर्न में आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दे देते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट करके निकाली जाती, तो जो एक्सपेरिमेंट के डेटा होते हैं उसी पैटर्न में एक ऑब्जर्वेशन टेबल दे देंगे, जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखी रहती है अलग अलग, और उस अलग अलग कंसंट्रेशन पे रेट क्या होगी वो लिखी रहेगी। ठीक है, और बस इस तरह के क्वेश्चन में बस यही चेंज होंगे कि डेटा चेंज हो जाता है। अब आपको क्या क्या इससे निकाला जा सकता है, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछी जा सकती है, आपको रेट लॉ पूछा जा सकता है, आपको वैल्यू ऑफ के पूछी जा सकती है, उसकी यूनिट पूछी जा सकती है। तो अच्छे से समझना कैसे करना है। तो सबसे पहले अपन जो काम करेंगे वो क्या करेंगे कि इसके लिए एक डमी रेट लॉ लिखेंगे। मतलब अपन को एक्चुअल में पता तो है नहीं कि ए की पावर क्या होगी, बी की कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी, पर अपन ऐसे तो लिख सकते हैं ना, रेट इक्वल टू के, दो रिएक्टेंट कौन से हैं, ए और बी, क्वेश्चन में दे रखा है, तो ए की कंसंट्रेशन एक्स कर लेते हैं और बी की कंसंट्रेशन क्या कर देते हैं, वाई। ठीक है, जो भी नाम हो वो नाम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसको अपन एक इक्वेशन दे देते हैं कैपिटल ए। ठीक है, अब इसमें एक्सपेरिमेंट के डेटा पुट करेंगे। पहले मैं पहली लाइन के डेटा पुट करता हूं, तो देखो जहां रेट लिखा हुआ है वहां क्या लिखूंगा, 4। ठीक है, क्योंकि 4 है। के की जगह के लिखूंगा, ए की जगह क्या लिखूंगा, 1/x, बी की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2/y। ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं सेकंड लाइन के डेटा पुट करूंगा, किसके पुट करूंगा, सेकंड लाइन के। तो देखो अगेन रेट कितनी दे रखी है, 4, के की जगह के। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, 2, उसकी पावर x, बी की वैल्यू कितनी है, 2, उसकी पावर y। ठीक है, फिर मैं तीसरी के डेटा पुट करूंगा, रेट की जगह 16,
के की जगह के, ए की जगह ए की वैल्यू और बी की जगह बी की वैल्यू, ठीक है। और ये मेरे आगे 3 इक्वेशन आ गए, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इन 3 इक्वेशन में से किसी भी 2 इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और उन 2 इक्वेशन का इस्तेमाल करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। एक बार किन्हीं 2 का इस्तेमाल करके अपन एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक बार किसी 2 का इस्तेमाल करके अपन वाई की वैल्यू निकालेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको उन इक्वेशन का इस्तेमाल करना है जिसमें आइदर एक्स सेम हो या y की नीचे बोले तो या तो a की पावर a की वैल्यू सेम हो या b की वैल्यू सेम हो। जैसे फर्स्ट में देखो a अलग है लेकिन b सेम है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो a की पावर निकालने के लिए। जो सेम है उसकी पावर नहीं निकलेगी, दूसरे वाले की निकलेगी। इसमें देखो a की वैल्यू सेम है, b की अलग है, तो इससे b की पावर निकल जाएगी। तो मैं पहले क्या करता हूं, इन 2 इक्वेशन का इस्तेमाल करता हूं। इसमें देखो y के नीचे जो नंबर है वो सेम है तो वो कट जाएंगे, तो मैं किसकी वैल्यू निकाल पाऊंगा, x की निकाल पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देता हूं। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन 1 से। 2 क्या था, इस तरफ है 4, 4/4 कितना हो जाएगा 1, सही है। k से k क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ठीक है। 2 और 1, 2/1 कितना हो जाएगा 2, उसकी पावर x, 2 की पावर y, 2 की पावर y कट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बच गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ x के नीचे जो पावर है उसी पावर में इसको भी बदलना है। ये x के नीचे क्या है 2, तो आप कुछ भी करके इस वैल्यू को 2 की पावर में कन्वर्ट करो। तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 0 लिख सकता हूं। बेस सिमिलर है तो पावर सेम होगी, तो x की पावर कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब ऐसे कैसे अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, दूसरे वाले की। इस बार मैं इक्वेशन 3 को डिवाइड करूंगा इक्वेशन 2 में। देखो 3 में देखो 3 और 2 में देखो x के नीचे वाले सेम है, y अलग अलग है, तो इससे y की वैल्यू निकल जाएगी। डिवाइड करते देखो 16/4 करते हैं तो कितना आएगा 4, ठीक है। k से k कट जाएगा, 2 की पावर x से 2 की पावर x कट जाएगा, 4/2, 4/2 कितना होता है 2, और ऊपर पावर क्या लग जाएगी y। अब देखो यहाँ y के नीचे क्या है 2 है, मैंने क्या बोला, इस तरफ वाले नंबर को भी उसी पावर में बदलना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 4 की जगह लिख सकते हैं ना 2 की पावर 2, और ये 2 की पावर y। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि बेस सिमिलर है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो x की पावर कितनी आ गई 0 और y की पावर कितनी आ गई 2। अब एक एक करके आंसर लिखते हैं। पहला आंसर, ये पूछ रहा है ऑर्डर कितनी है, तो ऑर्डर कितनी होगी, ऑर्डर क्या होता है, जो पावर होती है उसका सम करना होता है। तो x की वैल्यू निकाल चुका हूं 0, y की वैल्यू निकाल चुका हूं 2, तो 0 + 2 ये कौन से ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा, अपन को रेट लॉ लिखना था, तो रेट लिख चुके हैं अपन, ये k की जगह k, a की पावर x की जगह 0 और b की पावर y थी उसकी जगह 2, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में अपन को क्या निकालना है, k निकालना है। ये निकालने के लिए आप क्या करो, किसी भी एक इक्वेशन के ये 3 डेटा दे रखे हैं, इसमें से किसी एक डेटा को पुट कर दो। जैसे मान लो मैं फर्स्ट के डेटा पुट करता हूं, तो जहां रेट लिखी हुई है इस रेट की जगह मैं क्या लिख दूंगा 4, k की वैल्यू तो मुझे निकालनी है, a की वैल्यू कितनी लिख दूंगा 1 की पावर 0 और b की वैल्यू कितनी थी 2 की पावर 2, ठीक है। मैंने किसके इक्वेशन के डेटा पुट किए, पहले के पुट किए, ठीक है। 4 की जगह 4, k की जगह 3, 1 की पावर 0 हट जाएगा, 2 की पावर 2 क्या होती है 4, ठीक है। 4 से 4 कट गया, k इक्वल टू कितना आ गया 1। अब प्रॉब्लम है k की यूनिट क्या लगाएं, तो k की यूनिट क्या लिखेंगे, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स 1 - 2। 1 - 2 क्यों लिखा, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर है, देखो सेकंड ऑर्डर थी ना, 1 माइनस ऑर्डर रखते हैं और सेकंड इनवर्स, इसका मतलब k की वैल्यू 1 और यूनिट क्या हो जाएगी, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। इस तरीके से आपको निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये भी आप प्रैक्टिस करें। इसके आंसर मैं लिख दिया है, a की एक मतलब रेस्पेक्ट में जो यूनिट आएगी 1 आएगी, और b के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर आएगी, यूनिट क्या, a के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर आएगी वो 1 आएगी, b के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर आएगी वो क्या आएगी 2 आने वाली है। कोई तकलीफ नहीं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप इतनी मेहनत नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ। अपन को पहले ऐसे पता ही है रेट, ये मैं इसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। रेट के
ए की पावर क्या होगा x और b की पावर क्या होगा y, ठीक है। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मैं समझाने के लिए, ठीक है। अब मुझे a की पावर निकालनी है तो मैं वो इक्वेशन, वो डेटा ढूंढूंगा जिसमें b की कंसंट्रेशन सेम है। देखो b की कंसंट्रेशन किस में सेम है, इसमें और इसमें सेम है, इन दोनों में क्या है, b सेम है, तो इससे मैं a की पावर निकाल सकता हूं। देखो b तो सेम है, a के बीच में रिलेशन देखो, यहां से यहां जाने पर a कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, ठीक है, 4 टाइम्स हो रहा है, 0.1 से 0.4 हो रहा है। अब रेट में रिलेशन देखो, तो रेट में देखो पहले तो ये 7.5 इंटू 10 की पावर -3 है और ये 3 इंटू 10 टू पावर -2 है। इसको अगर -3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा, सॉरी -3 हो जाएगा, ठीक है। पावर एडजस्ट कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है। अब रिलेशन देखते हैं, 7.5 और 30 में क्या रिलेशन है, 4 टाइम्स, तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाला 4 क्यों लिखा, क्योंकि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कितना चेंज है, 4 टाइम्स। नीचे वाला 4 क्यों लिखा, क्योंकि ये वाला कंसंट्रेशन में चेंज जो है वो भी कितना है, 4 टाइम्स, ठीक है। 4/4 कट जाएंगे, कितना आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, ठीक है। ऊपर सॉरी आपको वो चेंज लिखना है जो रेट में चेंज हो, रेट कितने टाइम हो रही है, 4 टाइम्स, इसलिए ऊपर 4 लिखेंगे, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी 4 टाइम्स हो रही है, इसलिए उसका भी 4 लिखेंगे, ठीक है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो चेंज हो वो अपन नीचे मानेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, ठीक है। अब अपन b की पावर निकालना चाह रहे हैं, b की पावर कैसे निकालेंगे, y निकालने के लिए वो दो टर्म इस्तेमाल करेंगे जिसमें a सेम है, तो अब a वाले ढूंढते हैं, देखो जिसमें a सेम है, इन दोनों में a सेम है, इसमें a क्या है, सेम। अब b में रिलेशन देखो, b कितना हो रहा है, 0.2 से 0.4 कितना हो रहा है, 2 टाइम्स, तो वो नीचे लिखेंगे, ठीक है। a और b की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है वो नीचे लिख देना, ठीक है। रेट में देखो चेंज, यहाँ पर अगेन अपन पावर एडजस्ट करेंगे, यहाँ 3.6 इंटू 10 टू पावर -1 है, इसको एडजस्ट करेंगे तो 36 इंटू 10 टू पावर -2 हो जाएगी, और ये भी 10 टू पावर -2 है, तो 9 और 36 में क्या रिलेशन है, 4 टाइम्स, कट जाएंगे, कितना जाएगा, 2, तो a की पावर कितनी आ जाएगी, 1, और b की पावर 2 देखो यार। तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से अपन को इसको इसी तरीके से सॉल्व करके निकालना था, आप वो भी निकालें, ठीक है। और इसका k भी निकाले, k का जो आंसर आएगा, जो यूनिट आएगी, आप कमेंट में लिख के बताएं, ठीक है। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन एक और क्वेश्चन करते हैं और आज के वीडियो को अपन एंड करेंगे, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं अपन। इस तरह के न्यूमेरिकल में क्या होता है, ये सेम पिछले वाले न्यूमेरिकल जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको रेट लॉ दे देते हैं, ठीक है, और उसकी बजाय कुछ फिलअप्स छोड़ देते हैं, और आपको कहते हैं कि ये फिलअप्स पर क्या आएगा वो बताओ। ये और आसान है, ठीक है। सबसे पहले ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको के की वैल्यू निकाल लेनी है, ये याद रखना है। तो के कैसे निकालेंगे, ये रेट लॉ है, ये वापस मैंने लिख दिया, और एक ऐसी डेटा ढूंढनी है जिसमें सबकी वैल्यू दे रखी हो, जैसे इसमें सबकी वैल्यू दे रखी है, और किसी में भी सबकी वैल्यू नहीं है, सिर्फ इसी में ही दे रखी है, तो ये वाले जो तीनों डेटा है इसमें पुट कर देंगे। रेट की जगह क्या पुट कर दिया, 2 इंटू 10 टू पावर -2, केक तो अपन निकाल रहे हैं, बी की पावर 0 हो गई तो उसको तो वैसे ही हटा दो, कोई मतलब नहीं, और ए की वैल्यू कितनी है, 0.1, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, के की वैल्यू आ जाएगी, एकदम सिंपल। यूनिट क्या लगाई, सेकंड इनवर्स। क्यों लगाई सेकंड इनवर्स, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पावर है 1, यहाँ पावर है 0, तो ओवरऑल 1 + 0 1, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आएगी, सेकंड इनवर्स। फिर देखो, अब इसके अपन को निकालना, तो इसमें देखो ए की वैल्यू नहीं दे रखी, अगेन अपन रेट लॉ लिखेंगे, ठीक है। अब जिस जिसके डेटा है वो पुट कर देंगे, रेट दिया हुआ है, रेट पुट कर दिया, के की वैल्यू अपन जानते हैं, ये वाली पुट कर दी, अगेन बी तो 0 है तो इसको हटा दो, और ए निकालना है, इधर नीचे भेज देंगे, ए आ जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें रेट निकालनी है, वापस यही रेट लॉ लिख दो, के की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, बी 0 हो जाएगा, बी की पावर 0 मतलब 1, और ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू कितनी है, 0.4, पुट कर दी, रेट निकल गई। लास्ट वाला जो है सेकंड के जैसा का जैसा है, हूबहू आप करके देखना। तो इस तरीके से अपन ने इस वाले वीडियो में रेट लॉ देखा, रेट लॉ के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो अच्छे से किए, मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अच्छे से समझा। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन,
फर्स्ट ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर की और उसके बेस न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।